हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। व्हेन द बैंक क्रेडिट द अकाउंट होल्डर अकाउंट with interest on the amount deposited, dividend and interest collected on standing order of the customer, which of the following statement is correct। ठीक है, तो देखो एक कस्टमर ने बैंक अकाउंट के अंदर जो भी डिपॉजिट्स करवाए हैं, जब एक बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है यानी कि कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करता है, साथ के साथ कस्टमर के बिहाफ पर डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करके कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करता है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, द बैलेंस इन द बैंक पासबुक इज स्मॉलर देन द बैलेंस इन द कैश बुक। यानी कि हमारी जो कैश बुक है उसके अंदर जो बैलेंस शो हो रहा है और हमारी जो पासबुक के अंदर बैलेंस शो हो रहा है, तो बैलेंस कम किसका है, पासबुक का है। या फिर द बैलेंस इन द पासबुक इज हायर देन द बैलेंस इन द कैश बुक, या फिर द बैलेंस इन द पासबुक एंड कैश बुक आर द सेम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये जो एक्टिविटीज है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक खुद से यहाँ पर परफॉर्म करता है। और इसके बारे में हमें पता कब लगता है, जब हम बैंक स्टेटमेंट जो है वो निकलवाते हैं। ठीक है, तो फर्ज करो अगर 15 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुई और हमने यहाँ पर 20 तारीख को बैंक स्टेटमेंट निकाली। ठीक है, तो 20 तारीख को हमारा जो पासबुक का बैलेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू कैश बुक, क्योंकि ये सारी जो एंट्रीज है इससे हमारा बैलेंस, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। पर हमें पता नहीं था तो हमने उसको कैश बुक में एंटर किया ही नहीं। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए कंपनी हैज रिकॉर्डेड अ चेक डिपॉजिटेड इन इट्स बुक्स बट द चेक डिपॉजिट हैज बीन नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट, व्हाट एडजस्टमेंट वुड बी मेड ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ वी हैव कैश बुक बैलेंस। ठीक है, तो देखो एक चेक हमारे पास था, एक हमारे पास चेक आया था, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, अब जैसे बैंक में डिपॉजिट करवाया तो हमने उसको कैश बुक में एंट्री कर ली, यानी कि हमें पेमेंट रिसीव हो गई। पर बैंक स्टेटमेंट में वो एंट्री की ही नहीं गई, यानी कि जो चेक था वो रिलाइज ही नहीं किया गया। अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस पड़ा है तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या एडजस्टमेंट करेंगे ताकि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जो है वो टैली कर जाए। पहला, डिडक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में से जो डिपॉजिट अमाउंट है यानी कि चेक की डिपॉजिट अमाउंट है उसे डिडक्ट करो। या फिर ऐड द डिपॉजिट टू बैंक बैलेंस में जो भी अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा दो। या फिर डिडक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, जो हमारा कैश बुक बैलेंस है उसमें से जो चेक डिपॉजिट की अमाउंट है उसे डिडक्ट कर दो। या फिर ऐड द डिपॉजिट ऑन द बुक बैलेंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्योंकि देखो मान लो अगर चेक की वैल्यू कितने 10,000 रुपए है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 10,000 रुपए की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली होगी ना, और बैंक पासबुक में उसकी एंट्री हुई नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो ये जो 10,000 से बैलेंस हमारी कैश बुक का ज्यादा शो हो रहा है, बुक बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, उसे हमें माइनस कर देना है, यानी कि डिडक्ट कर देना है, ताकि ये पासबुक के इक्वल जो है हो सके। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि कैश बुक बैलेंस में से जो डिपॉजिट की अमाउंट है, चेक डिपॉजिट की अमाउंट है, उसे आपको डिडक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बैंक हैड बैलेंस शोन बाय कैश बुक इज 10,000 and checkbook deposited into but not realized is 2,000, interest on overdraft is 1,000, what will be the balance as per पासबुक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 शो हो रहा है, हमें पासबुक का बैलेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो चेक डिपॉजिट बट बैंक नॉट रिलाइज 2,000, ठीक है, तो एक चेक डिपॉजिट करवाया था, तो हमने उसकी एंट्री जो है वो उसी टाइम कैश बुक में जो है वो कर ली होगी, और पासबुक में उसकी एंट्री जो है वो नहीं पाई है। जैसे अगर हमने मान लो 2,000 रुपए है, तो कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो 2,000 रुपए से क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा, और जो पासबुक का बैलेंस है वो 2,000 से कम शो हो रहा होगा, क्योंकि उसमें वो एंट्री हुई ही नहीं, चेक रिलाइज हुआ ही नहीं। तो कैश बुक को हमें पासबुक के इक्वल करना है, तो ये जो 2,000 रुपीज है इसे हमें क्या करना है, कैश बुक का जो 10,000 का बैलेंस है उसमें से माइनस कर देना है, बाकी जो अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी हमारी यहाँ पर 8,000, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज 1,000, ठीक है, तो 1,000 इंटरेस्ट यहाँ पर हमें पे करना पड़ा, जो कि हमने ओवरड्राफ्ट की यहाँ पर फैसिलिटी ली थी, ठीक है। अब इसकी एंट्री जो है वो पासबुक में हो गई होगी, इसकी एंट्री यहाँ पर पासबुक में हो गई होगी, ठीक है, कितने से, 1,000 रुपए से, और जैसे ये एंट्री हुई होगी तो 1,000 से जो बैलेंस होगा वो हमारा कम हो गया होगा। जैसे अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस 10,000 रुपए था और 1,000 रुपए आपने ओवरड्राफ्ट का पे किया, तो बाकी कितना बचा यहाँ पर 9,000 रुपए, यानी कि कैश बुक के कंपैरिजन में पासबुक का बैलेंस 1,000 से कम शो हो रहा है। तो मुझे अगर कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है, तो ये जो हमारा अमाउंट है 1,000 रुपए का, उसे भी मुझे माइनस कर देना है, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर का 7,000 हमारा क्या है, ये है बैलेंस एज पर पासबुक, क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉइंग ऑफ 5,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पास अ जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉइंग थी 5,000 रुपए की, इसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसको ठीक करने के लिए हम कौन सी जर्नल एंट्री पास यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले ड्रॉइंग क्या होती है इसको थोड़ा सा समझा दूं, तो देखो, जब कोई कंपनी का ऑनर कंपनी से पैसा बाहर निकाल के लेके जाता है, जो भी उसने लगाया हुआ है वो ड्रॉइंग कहलाती है। जैसे अगर मान के चलो एक कंपनी के अंदर ओनर ने 1,00,000 रुपए लगाया हुआ है और 10,000 रुपए वो इसमें से निकाल कर ले जाता है, तो उसके पैसे कितने बचे यहाँ पर, 90,000 रुपीज, और ये जो 10,000 विड्रॉ करवाए हैं ये हमारी क्या कहलाती है, ड्रॉइंग कहलाती है, क्या कहलाती है, ड्रॉइंग कहलाती है, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे हुई, देखो ड्रॉइंग अकाउंट बेसिकली एक तरह का यहाँ पर क्या है, हमारा लाइबिलिटी, हमारे कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में जो है वो आ जाता है। तो जब भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट को हमें डेबिट करना है, कितने के साथ करना है, 5,000 रुपए से, ठीक है। और हमारा जो कैश अकाउंट है उसे हमें क्रेडिट करना है, कितने से, 5,000 रुपए से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो ड्रॉइंग अकाउंट है उसे हमें कर देना है डेबिट, और जो कैश अकाउंट है उसे हमें कर देना है क्रेडिट, कितनी अमाउंट के साथ, 5,000 के अमाउंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द फर्म हैड पेड रेंट 10,000 टू लैंडलॉर्ड बट हिज पर्सनल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, पास अ जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एंट्री। तो देखो यहाँ पर जो एरर है वो हमारी एरर प्रिंसिपल है, जब आपने इंपॉर्टेंट जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, आप रेंट पे करोगे तो हमेशा आपको रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, और आपको कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट को यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और टू कैश अकाउंट कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो देखो इस गलती की वजह से हुआ क्या, रेंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पर 10,000 से कम शो हो रहा है, ठीक है, और लैंड लोन का जो क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, लैंड लोन का जो डेबिट बैलेंस है वो 10,000 से ज्यादा शो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ठीक करना है। सबसे पहले देखो, डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो रेंट अकाउंट का मुझे 10,000 से बैलेंस बढ़ाना है, तो मैं सेम साइड एंट्री कर दूंगा, यानी कि डेबिट साइड एंट्री कर दूंगा। कैसे, कितने की करूंगा यहाँ पर, रेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000। उसके बाद देखो लैंड लोन का अकाउंट का जो 10,000 डेबिट बैलेंस है उससे मुझे कम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, कम करने के लिए मैं ऑपोजिट साइड एंट्री कर दूंगा और लैंड लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, लैंड लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 10,000 रुपए से, कितने से, 10,000 रुपए से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डेबिट कर दो रेंट अकाउंट को और क्रेडिट कर दो लैंडलॉर्ड अकाउंट को, कितने से, 10,000 रुपए से, फिर आपका जो बैलेंस है वो टैली कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 और प्रीवियस ईयर नॉट रिकॉर्डेड, द रेक्टिफिकेशन एंट्री शैल बी। तो देखो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 15,000 की पिछले साल की, और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, और इस साल आके मुझे हमें इस एंट्री के बारे में पता लगा, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल के साथ 2018-19 की एक सैलरी थी 15,000 रुपए की, जिसे हमें पे करना था पर हमने पे नहीं किया था, वो आउटस्टैंडिंग था।
2019-20 में उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है वो पता लगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखो, अगर ये सैलरी 2019-20 की तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हमें सैलरी अकाउंट को कर देना था डेबिट और कैश अकाउंट को हमें कर देना था क्रेडिट, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर क्योंकि ये सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है वो 2018-19 की है, तो अब हम इसकी एंट्री ऐसे पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर हमने ये एंट्री ऐसे पास की तो ये जो सैलरी है ना वो इस साल की सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो सही तरीके से नहीं आ पाएगा। तो इस चीज को देखते हुए हम एक न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें करना होता है एडजस्टमेंट, मतलब कि डेबिट, और क्रेडिट करना होता है हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है उसे हमें यहाँ पर क्रेडिट कर देना होता है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सीधे आपको सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करनी है, आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है, उसे आपको डेबिट करना है, और सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को आपको कर देना है क्रेडिट करना है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? इसमें से हमारा कौन सा ऐसा कॉज है जो कि डेप्रिसिएशन नहीं करता है? पहला, कांस्टेंट यूज, पैसेंजर टाइम, ऑब्सोलेंस, या फिर मार्केट डिमांड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर कॉज नहीं होता है डेप्रिसिएशन का। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट यूज। जब आप किसी पर्टिकुलर एसेट को लगातार यूज करते हो तो उसकी वैल्यू अपने आप में डिक्रीज हो जाती है। जैसे अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, उसको आप लगातार यूज कर रहे हो तो यूसेस की वजह से वो पुरानी हो जाएगी, कुछ यहाँ पर उसके पुर्जे खराब हो जाएंगे और डेप्रिशिएट हो जाएगी उसकी वैल्यू। उसके बाद है पैसेज ऑफ टाइम। अब अगर मान के चलो आपने कोई एसेट परचेज कर लिया पर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो पैसेज ऑफ टाइम, जैसे समय गुजरेगा उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, उसको सजा के रख दिया है, पर 10 साल बाद उसे निकाल भी तो वो मशीन वैसे की वैसे नहीं रहेगी, वो काफी ज्यादा खराब जो है वो हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनेंस। ऑप्शनेंस के अंदर मान के चलो आपने कोई टेक्नोलॉजी दे दी, कोई आपने यहाँ पर एसेट ले दी जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, यानी कि उससे बेहतर मशीन जो है मार्केट में आ गई है, जिसकी वजह से अब आप इस मशीन को यूज जो है वो नहीं कर सकते हो। अगर आप यूज करते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो, बहुत ज्यादा कॉस्ट आपकी आती है। तो ऑप्शनेंस भी एक रीजन होता है डेप्रिसिएशन होने का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, मार्केट डिमांड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फर्म परचेज मशीनरी फॉर 2.5 lakh and it is to be depreciated by 10% at written down value method. What will be the total amount of depreciation after third year? तो 3 साल के बाद टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना रहेगा? तो डब्ल्यूडीपी मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो बुक वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। बुक वैल्यू क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एसेट की वैल्यू, एसेट्स की रिकॉर्डिंग जो है वो की गई है। ठीक है, अभी हमारी जो बुक वैल्यू कितनी है? 2,50,000 की बुक वैल्यू कितनी है? 2,50,000 की। और ये 10% के रेट से यहाँ पर क्या होगी? डेप्रिसिएशन होगी। तो एंड अगर 10% यहाँ पर कैलकुलेट करें तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन होगी वो कितना होगी? 2,25,000 की। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पर बुक वैल्यू बची है वो है 2,50,000 माइनस 25,000। तो ये आगे 2,25,000। ठीक है, इंटू हमें कर देना है, फिर से 10% यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। इसका 10% अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ रहा है 22,500। 22,500। उसके बाद थर्ड का अगर हम कैलकुलेट करें, सबसे पहले यहाँ पर 25,000 माइनस, तो जो बुक वैल्यू आ रही है वो 20,2500 आ रही है, इंटू 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 20,250। जब हम उसको ऐड करेंगे तो 25,000 प्लस 22,500 एंड 20,250, तो ये आ रही है हमारी 67,750। 60, तो ऑप्शन बी हमारे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो 3 साल के बाद जो टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आई वो कितनी है? 67,750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डेप्रिसिएशन मेथड एम्फसाइजेस हायर डेप्रिसिएशन इन द अर्ली इयर्स ऑफ एसेट ऑफ लाइफ? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा डेप्रिसिएशन मेथड है जो कि एसेट्स की जो अर्ली लाइफ होती है वहां पर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करता है एज कंपैरिजन टू लेटर ईयर्स? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, या फिर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड? तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज द करेक्ट आंसर। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 2.5 lakh, depreciation is calculated at double declining method
एंड द लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर द 3 years। ठीक है, तो 3 सालों के बाद बुक वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डबल डिक्लाइनिंग मेथड काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड जो है वो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड दोनों का यहाँ पर यूज करता है। डबल डिक्लाइनिंग मेथड के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर एसएलएम मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन का जो रेट है उसे कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि 100 को लाइफ ऑफ मशीन के साथ डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो जो हमारी मशीन की लाइफ है वो कितनी है? 5 है। यानी कि 10 को मुझे 5 के साथ अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 20% होगा। एक और तरीका आपको बता देता हूँ, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन इनटू 100। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो आपका 20% जो है वो आ जाएगा। जैसे आप एसएलएम मेथड का यूज करके जो डेप्रिसिएशन का रेट है 20% वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हो। नेक्स्ट चीज क्या होता है कि अब इस रेट का यूज करके आपको डब्ल्यूडीवी मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना है। यानी कि रेट आपने एसएलएम मेथड का यूज करके कैलकुलेट किया पर डेप्रिसिएशन आप डब्ल्यूडीवी मेथड का यूज करके कैलकुलेट करोगे। तो हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की वो है 2,50,000 की। इंटू अगर हम 20% करें तो यहाँ पे देखो 20% नहीं करना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 20% नहीं है, इसको इंटू 2 करना होता है। यानी कि आप एसएलएम मेथड का यूज करके जो भी रेट कैलकुलेट करोगे उसको आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे यहाँ पर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये रेट हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40% हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि वो 20% यहाँ पर ले लेते हैं, बट 20% नहीं लेना। एसएलएम मेथड का यूज करके जो भी रेट आपने कैलकुलेट किया है उसको आपको इंटू 2 करना है। उसके बाद जो रेट आएगा उसके ऊपर आपको डब्ल्यूडीवी मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना है। ठीक है, तो 2,50,000 का अगर मैं यहाँ पर 40% कैलकुलेट करूं तो ये हमारा 1 लाख रुपए आएगा। कितना आएगा? यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर अब जो बुक वैल्यू हमारी बची है वो कितनी बची है? सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपए। अब इसकी अगर हम 40% कैलकुलेट करें तो 1,50,000 इंटू 40% डिवाइडेड बाई 100 तो ये आएगा हमारा 60,000 का। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड ईयर की कैलकुलेट करें, थर्ड ईयर की अगर हम थर्ड ईयर की कैलकुलेट करें तो बुक वैल्यू कितनी आएगी? 90,000। 40% अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 90,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 तो ये कितना आएगा? 36,000। ठीक है, तो अगर हम इसका यहाँ पर टोटल करें तो 1 लाख प्लस हमारा 60,000, उसके बाद हमारा यहाँ पर 36,000 तो ये आएगा 1,96,000। ये टोटल डेप्रिसिएशन है। अब इसे हमें जो हमारी कॉस्ट है उसमें से हमें माइनस करना है 54,000 तो ये हमारी बुक वैल्यू बच गई। जो भी डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी एसेट की, ओरिजिनल कॉस्ट थी एसेट की, उसमें से आपको यहाँ पर माइनस करना है जो भी आपने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया है इन सालों के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना है? 2,50,000 का है। इसमें से हमें 1,96,000 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर 54,000 वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 2.5 लाख। Depreciation is calculated as sum of year digit method and the life of machine is 5 years. What will be the book value after 4 years? ठीक है, तो हमें यहाँ पर बुक वैल्यू पता करनी है और 4 सालों के बाद पता करनी है। लाइफ ऑफ मशीन है 5 years। ठीक है, और हमें मेथड कौन सा यूज करना है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अब इसको कैसे यूज किया जाता है? तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है, जो आपके यहाँ पर साल के डिजिट है, जैसे कि यहाँ पर 5 ईयर्स है तो आपको यहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, आपको इसका यहाँ पर टोटल निकालना है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा आंसर 13। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 15। ठीक है, जैसे आप 15 निकाल लोगे उसके बाद आप क्या करना है? अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कैसे करना है? तो 2,50,000, 2,50,000 इंटू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? अ, अ, ये हमारा 15 आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है तो 2,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15 तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 8,333। ठीक है, 2,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 2,50,000 इंटू 4 इंटू 15 तो 4 इंटू
तो ये आएगा हमारा 666। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ईयर की हमें जो बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, थर्ड ईयर की भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हमारे आ जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 2,50,000 इंटू 2 + 15, चौथे साल का। 333। अब अगर हम इसका टोटल यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो 83,333 प्लस हमारा 50,000 और 333। तो ये हमारा क्या आता है, 23,300, 2,33,332। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, टोटल डेप्रिसिएशन आया। अब हमारी जो मशीन है, मशीन की कॉस्ट है, वो हमारी यहाँ पर कितनी है, 2,50,000 रुपये। तो अगर हमें बुक वैल्यू चाहिए तो जो 2,50,000 रुपये है, इसमें से हमें 2,33,332 ये माइनस करना पड़ेगा। 2,50,000 माइनस 23, तो ये आएगा हमारा 16,608। 16,608। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो पहला फीचर देखो क्या है, ए रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो बिल्कुल ये फीचर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि आप ऑरली यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते हो, आपको रिटर्न में बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ता है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसको ड्रॉयर यहाँ पर बनाता है और सेंड करता है ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ड्रॉयर बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक ऑर्डर देता है ड्रॉई को कि उसके अंदर जो भी अमाउंट है उसकी पेमेंट करे। और ये जो ऑर्डर होता है वो अनकंडीशनल होता है, यानी कि जो ड्रॉई है वो पेमेंट करने के लिए किसी भी तरह के यहाँ पर कंडीशन नहीं रख सकता, उसे पेमेंट करनी ही पड़ेगी। स्पेसिफाई द डेट ऑफ पेमेंट, बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो पेमेंट की डेट होती है वो स्पेसिफाई की होती है कि 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है, 2 महीने के बाद पेमेंट करनी है। नेक्स्ट एक्सेप्टेड बाय ड्रॉयर। तो ये फीचर हमारा नहीं होता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई, ना कि ड्रॉई। तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीन इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द मेच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे, व्हाट विल बी द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। अगर मान के चलो हमारी जो बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मेच्योरिटी डेट है, जिस दिन पेमेंट होगी, वो एक पब्लिक हॉलिडे के दिन आ जाती है, तो पेमेंट किस दिन होगी। पहला, प्रोसीडिंग डे, मतलब पिछले दिन हो जाएगी, या फिर सेम डे, आफ्टर 2 डेज, या फिर फॉलोइंग डे। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर मेच्योरिटी डेट 15 तारीख को, यानी कि 15 अगस्त को आ रही है, ठीक है, 15 अगस्त को आ रही है, तो उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है बिल, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स्ड विदाउट रिकॉर्ड्स, इट मींस, ठीक है, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स किया गया है विदाउट रिकॉर्ड्स, इसका क्या मतलब होता है। तो पहले एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ लो। तो सिंपली देखो, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो हमारे यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसके अंदर दो पार्टीज होती है, एक ड्रॉयर होता है और एक हमारा यहाँ पर ड्रॉई होता है। ठीक है, और थर्ड पार्टी होती है हमारा पेई। नॉर्मल केस में जो पेई है और जो ड्रॉयर है वो सेम पर्सन होता है नॉर्मल केस में। पर अगर इंडोर्समेंट हो जाए ना, तो पेई कोई और हो जाता है। इंडोर्समेंट के अंदर जो ड्रॉयर होता है वो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, यानी कि पेमेंट करने का जो राइट है वो किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाता है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं, तो मान के चलो हमारा ड्रॉयर है, उसने यहाँ पर 50,000 रुपए पे करने हैं सी के। सी यहाँ पर ड्रॉयर से पैसा मांगने आया, ठीक है। तो मान के चलो इसके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसकी पेमेंट यहाँ पर 50,000 रुपए ही है। तो सी की पर्सन की पेमेंट करने के लिए इसने बिल ऑफ एक्सचेंज किसे दे दिया, सी को, और बोला कि आप 3 महीने बाद इसकी पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेना। तो जैसे ड्रॉयर ने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सी पर्सन को दिया, तो इनके बीच में क्या हुई, एंडोर्समेंट हुई है, ठीक है। और सी पर्सन यहाँ पर क्या बन जाता है, पेई बन जाता है। यानी कि जब भी एंडोर्समेंट होगी तो पेई और ड्रॉयर अलग अलग पर्सन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो जो एंडोर्समेंट होते हैं वो कई तरीके से हो सकती है। एक होता है हमारा विद आउट रिकोर्स। विद आउट रिकोर्स के अंदर क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
वो एंडोर्सर की नहीं होती है पेमेंट की। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर बाई चांस हमारा जो ड्रॉयर है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को सेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सी पर्सन को, अगर वो विदाउट रिकोर्स है ना, तो आगे का जो रिस्क है ना वो सारा हमारा जो थर्ड पर्सन है वो बियर करता है। यानी कि अगर हमारा जो ड्रॉई है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट नहीं की, यानी कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो सारा का सारा जो रिस्क है वो कौन उठाता है? जो हमारा थर्ड पार्टी होता है वो यहाँ पर उठाता है। यानी कि जैसे ही एंडोर्सर, एंडोर्सर कौन है? जो यहाँ पर ट्रांसफर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो नॉर्मली ड्रॉयर क्या होता है? हमारा एंडोर्सर होता है। तो जैसे एंडोर्सर ने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स किया, तो जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर, उससे रिलीफ मिल जाता है एंडोर्सर को। अगर यहाँ पर ड्रॉय डिसऑनर कर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, व्हेन अ एक्सेप्टर refuses to pay the amount to the of the bill to the holder of bill on maturity date is called। यानी कि अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, ड्रॉई ने उसे यहाँ पर एक्सेप्ट किया हुआ है, पर जिस दिन पेमेंट करनी थी, यानी कि जब यहाँ पर मेच्योरिटी आ गई तो उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाता है? ऑप्शन है डिसऑनर्ड बिल, रिटायर्ड बिल, ऑनर्ड बिल या फिर एंडोर्स बिल। तो ऑप्शन ए डिसऑनर्ड बिल इज द करेक्ट आंसर। रिटायर्ड बिल वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी पेमेंट समय से पहले ही कर दी जाती है। यानी कि अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसकी पेमेंट जो है 3 महीनों के बाद करनी थी, पर जो हमारा ड्रॉई है उसके पास पहले ही पैसे आ गए और उसने 2 महीने में पेमेंट कर दी, तो इसको हम रिटायर्ड बिल कहते हैं। ऑनर्ड बिल वो बिल होता है जो कि मेच्योरिटी डेट पे हमने पेमेंट कर दी होती है, यानी कि किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होता है। एंडोर्समेंट, एंडोर्स बिल के बारे में ऑलरेडी बता दिया। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम एंडोर्स कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पेमेंट राइट होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी को हम ट्रांसफर जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, मिस्टर अमन ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर रमन फॉर 1 लाख रुपीज 1 अप्रैल 2022 फॉर 3 months ऑन 1 मई 2022। यहाँ पर मिस्टर रमन कर लीजिए। मिस्टर रमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बिल डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन है। बिल डिस्काउंटिंग के अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हम किसी बैंक के पास जाकर इमीडिएट उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि 3 महीनों के बाद पेमेंट मिलने थी, पर 1 महीनों के बाद ही यहाँ पर जो मिस्टर रमन थे, अमन थे, उन्होंने क्या किया? बिल को डिस्काउंट करा लिया, यानी कि इमीडिएट यहाँ पर कैश में कन्वर्ट जो है वो कर लिया। और जो डिस्काउंट था वो 10% का था। तो अब हमें जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 3 महीनों का था, जिसमें से 1 महीने के बाद यहाँ पर पेमेंट करवाई गई, यानी कि जो डिस्काउंट होगा वो 2 महीनों का है, यानी कि जो बैंक है वो 2 महीनों का डिस्काउंट यहाँ पर चार्ज करेगा। तो हमें बेसिकली 2 महीनों का जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट करना है। कैसे होगा? तो 1 लाख इंटू हमारा पहले 10% पर एनम, ठीक है, इंटू हमारा हमें कैलकुलेट करना है 2 महीनों का, इसे डिवाइड करना है 100 के साथ, डिवाइड करना है 12 के साथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लाख इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1666। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है जो डिस्काउंट है वो आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो बैंक है वो आपको फंड प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में तो फंड प्रोवाइड करेगा नहीं, तो वो अपना डिस्काउंट जो है वो चार्ज करता ही है। ठीक है, तो एक तरह का ये आप इंटरेस्ट है जो आप बैंक को यहाँ पर पे करें, क्योंकि आप एक तरह का बैंक से लोन ही यहाँ पर जो है ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट? इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फीचर होता है प्रॉमिसरी नोट का? तो जो प्रॉमिसरी नोट है वो भी बेसिकली एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। प्रॉमिसरी नोट बेसिकली एक पर्सन यहाँ पर बनाता है जिसे किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करनी होती है। बेसिकली प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो पर्सन है जिसको पेमेंट करना होता है, वो दूसरे पर्सन को एक प्रॉमिस करता है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो है वो पेमेंट कर दूंगा। प्रॉमिसरी नोट को जो बनाता है उसे कहते हैं हम मेकर, और जिसे उस प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट मिलनी होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पर पे। तो अगर मैं एक सेल ट्रांजेक्शन लू, तो जो बायर है वो कहलाएगा हमारा मेकर जिसको पेमेंट करनी है, और वो यहाँ पर प्रॉमिस करेगा किसे? सेलर को, कि मैं आपको पर्टिकुलर डेट के बाद आपको पेमेंट जो है वो कर दूंगा। यानी कि पे कौन होगा? हमारा सेलर होगा। ठीक है, अब कौन सा मेरा फीचर होता है प्रॉमिस नोट का? पहला, इट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन अ सर्टेन डेट और अपन डिमांड। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉमिसरी नोट होता है बेसिकली उसके अंदर एक प्रॉमिस होता है, सामने वाला पर्सन प्रॉमिस कर रहा होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी
मैं आपको पे कर दूंगी सर्टेन डेट के ऊपर, या फिर आप जब डिमांड करोगे तब पे कर दूंगा, तो बिल्कुल ये फीचर होता है। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट्स आर लीगली एनफोर्सिबल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड इन कोर्ट टू कलेक्ट आउटस्टैंडिंग डेट इफ नेसेसरी। जो प्रॉमिसरी नोट है ना वो लीगली एनफोर्सिबल है, यानी कि अगर मान के चलो सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप इसको कोर्ट में प्रेजेंट करके पेमेंट जो है वो ले सकते हो। ए प्रॉमिसरी नोट इन्वॉल्व टू पार्टीज नेमली मेकर एंड पेई। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मेकर वो है जो प्रॉमिस कर रहा है और पेई वो है जिसको पैसा मिलेगा। प्रॉमिसरी नोट्स कैन बी ट्रांसफर टू अदर पार्टीज। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं प्रॉमिसरी नोट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिकंसाइलिंग बैंक अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो देखो एक जो बैंक है वो कई सारे अकाउंट जो है वो आरबीआई के पास मेंटेन करके रखती है, साथ के साथ वो दूसरी बैंक और इंस्टीट्यूशन के साथ भी अकाउंट बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखती है। तो ये जो बैंक अकाउंट्स होते हैं इनको रिकंसाइल करने का पर्पस क्या होता है? तो पहले देखो, टू आइडेंटिफाई रिजॉल्व डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द बैंक रिकॉर्ड्स एंड द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एंड अदर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखो, जब कोई अकाउंट ओपन करवाता है बैंक आरबीआई के पास या किसी और बैंक के पास, ठीक है, तो उस अकाउंट के जो रिकॉर्ड्स है वो बैंक खुद भी मेंटेन करता है, और जो सामने वाला बैंक होता है या फिर जो आरबीआई होता है वो भी उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखते हैं। तो रिकंसाइल करने का पर्पस ये होता है कि ये जो दो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं इनके बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं है, अगर है तो उसको फाइंड आउट करके जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। ठीक है, उसके बाद टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिजर्व एंड रेपो ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। जो हमारा आरबीआई है उसके साथ बैंक यहाँ पर रेपो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कैश रिजर्व रेशियो भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रहे, एक्यूरेट रहे, इसको भी इंश्योर करना, तो बिल्कुल ये भी हमारा पर्पस होता है। तो ऑल ऑफ द हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, आरबीआई वाइड सर्कुलर डेटेड दिसंबर 27 2020 2002 had introduced risk-based internal audit system in scheduled commercial banks as a part of internal control framework. Important guidelines of this circular include, ठीक है, तो आरबीआई ने यहाँ पर एक वाइड सर्कुलर इशू किया था 27 दिसंबर 2002 को, और उसको इशू करने का पर्पस क्या था कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी सर्कुलर के अंदर। वो गाइडलाइंस कौन कौन सी? पहला, इंटरनेशनल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड, अथॉरिटी इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस, स्टाफ रोटेशन एंड रेमुनरेशन, आउटसोर्सिंग एंड रिपोर्टिंग लाइन। तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट गाइडेंस होते हैं। अब इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहली इंपॉर्टेंट गाइड है इंटरनेशनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आरबीआई ने यहाँ पर गाइडलाइन दी थी कि जब हम रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को परफॉर्म करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं उसे हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके, एक्यूरेसी आ सके। साथ के साथ जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है उसे हमें प्रॉपर अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है, और उनकी कॉम्पिटेंस को भी चेक करना है कि क्या वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। स्टाफ रोटेशन के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टाफ है जो इंटरनल ऑडिट की नॉलेज रखते हैं उन्हें यहाँ पर रोटेट करके अपॉइंट करना है, ताकि ज्यादातर जो स्टाफ है वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो सके। रेमुनरेशन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो ऑडिटर है, जो हमारा ऑडिटर है जो चेकिंग यहाँ पर कर रहा है, उसकी रेमुनरेशन का और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका किसी भी तरह का लिंक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ऑडिटर मान के चलो किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड को आइडेंटिफाई करता है तो उससे हमारे जो ऑडिटर है उसकी रेमुनरेशन पे कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। उसके बाद आउटसोर्सिंग अगर हम बात करें तो जो हमारा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है इसको हम आउटसोर्स नहीं करवा सकते, यानी कि किसी थर्ड पार्टी से काम जो है वो नहीं करवा सकते। इसको या तो हमारे बैंक का खुद का स्टाफ या फिर अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर हायर कर सकते हैं, पर वो हमारे इन सोर्स ही होंगे। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट गाइडेंस है रिगार्डिंग द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड अ सर्कुलर ऑन अप्रैल 30 2004 टाइटल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सर्कुलर व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फॉर बैंक्स। ठीक है, तो अगर हम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पे प्रॉपर सर्कुलर इशू किया था अप्रैल 30 2004 को इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के ऊपर। अब इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का क्या स्कोप है बैंकों के लिए? पहला, प्लानिंग, ओवरसाइट, असेसमेंट, एडुकेसी, ऑपरेटिंग प्रोसेसेस,
इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंट कंट्रोल। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये सारे के सारे हमारे करेक्ट हैं। यानी कि हमें क्या करना है, हमें प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको हम मॉनिटर कर पाए। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है उसकी एडवोकेसी को भी चेक करना है, जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनकी भी इवैल्यूएशन करनी है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, और ऐसे कंट्रोल जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे उन्हें भी हमें आइडेंटिफाई जो है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट। पहली देखो, इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट की हेल्प से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, उनकी हम एग्जामिनेशन करते हैं कि वो एक्यूरेट और रिलायबल है या फिर नहीं है। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एंटिटीज इंक्लूडिंग कंपनीज, कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपल्सरी होती है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन को करवाना ही पड़ता है क्योंकि इसके बारे में लॉ बोलता है, ठीक है। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी, फेयरनेस एंड कंप्लायंस विद दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इंश्योर करता है, यानी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके साथ हम प्रॉपर तरीके से जो इनको फॉलो करें, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हो, फेयर हो और इन रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस करती हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज अंडरटेकन बाय बैंक्स ओन स्टाफ एंड सम एक्सटेंट बाय द फॉर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है उसको एक एक्सटर्नल ऑडिटर परफॉर्म जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक जो ऑडिट है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहला, evaluating organization management policies and practices and policies, assessing the adequacy of internal control within an organization, identifying potential fraud, financial irregularities and other misconduct, reviewing the efficiency of operational process within the organization. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो भी फ्रॉड है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, जो मिसकंडक्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फोरेंसिक ऑडिट का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आइटम नॉट अपीयर्स इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसमें से कौन सी आइटम है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपेयर नहीं होती है। पहला, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेजेस। तो ऑप्शन सी क्लोजिंग स्टॉक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम इन टर्म्स की बात करें, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है, तो जब आप फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके पास जो स्टॉक पहले से अवेलेबल है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि साल के एंड में हमारे पास बचा रह जाता है, सेल नहीं हो पाता है। नेट परचेजेस साल के अंदर जो हमने नेट परचेजेस यहाँ पर की है, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या होते हैं। पहला देखो, एक्सपेंसेस डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं या फिर गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के साथ रिलेटेड होते हैं, या फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेल्स मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। जो एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए इनकर किए गए हैं, या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट नॉन डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटेड एंड ओवरहेड expenses of business। तो ऑप्शन है expenses directly associated with the production and acquisition of goods and services is a correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज दैट आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी पेड आफ्टर अ ईयर इज नोन एज, ठीक है। ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या फिर लायबिलिटी जिसकी पेमेंट कंपनी को एक साल के बाद में करनी होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी नॉन करंट लायबिलिटीज इज अ करेक्ट आंसर। जैसे अगर एक बैंक है उससे यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और उसकी पेमेंट आपको 5 साल के बाद करनी है, तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि ये ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिनकी पेमेंट आपको एक साल के बाद में यहाँ पर करनी होती है। एक हमारी करंट लायबिलिटीज भी होती है। करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती है, यानी कि ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है जिसकी जो पेमेंट है वो उसको आपको एक साल के अंदर अंदर में करनी होती है। जैसे अगर आपने क्रेडिट पे कोई सामान परचेज किया है तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड मिलता है और उसमें आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये एक तरह का करंट लायबिलिटी जो है वो कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ करंट लायबिलिटी ऑन अ बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें से कौन सी हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती है। तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पहला देखो, अकाउंट्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, डिवेंचर्स। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट करंट लायबिलिटी होती है। अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं, जब भी आप कोई क्रेडिट पे सामान परचेज करते हो तो जो पैसा आपको पे करना है उधार पे, है ना, वो हमारा अकाउंट्स पेबल का रहता है। जैसे अगर आपने 50,000 की गुड्स परचेज किया और 3 महीनों के बाद आपको पेमेंट करनी है, तो ये 50,000 आपका क्या हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका क्या मतलब हुआ, तो आपको टैक्स पे करना ही है, ठीक है। तो आपने उसके लिए पहले से ही प्रोविजन जो है वो क्रिएट कर लिया, अपने पास पैसा संभाल के रख लिया ताकि आप उस एक्सपेंस की पेमेंट कर सको। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारी करंट लायबिलिटी जो कि हमें साल के अंदर में ही पे करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, तो ऐसी ऐसी वेजेस जो कि यहाँ पर ड्यू हो चुकी है। जैसे अगर 3 महीनों तक वर्कर ने आपके पास काम किया पर आपने अभी उसको एक भी पैसा नहीं दिया है, तो 3 महीनों की जो वेजेस है वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो कहलाएगा। Next question. On balance sheet inventories, cash and cash equivalent and accounts receivables are listed under which category? अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो जो इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो अकाउंट रिसीवेबल्स है, वो किस कैटेगरी में लिस्टेड होते हैं? पहला, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर करंट एसेट। तो ऑप्शन बी करंट एसेट इज द करेक्ट आंसर। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होते हैं जिसको हम 1 साल के पीरियड में ही यूज कर लेते हैं या फिर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि जो इन्वेंट्रीज है ना, उसको हम बनाते हैं, सेल करते रहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स है, जो जो हमने उधार पे सामान बेचा है, ठीक है, तो उसको साल में ही हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे करंट एसेट कहलाते हैं। एक हमारी नॉन करंट एसेट जो होती है, ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलने वाला है, यानी कि हम उसको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज करने वाले हैं, तो वो हमारी नॉन करंट एसेट जो है वो कहलाती है। वो हमारी नॉन करंट एसेट जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन के साथ रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, रोहन स्टार्टेड अ बिजनेस रोहन मिल्स विद 50,000 एंड परचेसेस गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट, डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक अकाउंट, व्हाट इज द बैलेंस शीट इक्वेशन ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो हमारी जो बैलेंस शीट इक्वेशन बनती है, अगर मैं सिंपल उसको बनाऊं तो वो होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से हमारी कैपिटल, सबसे पहले देखो कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपए की, जो रोहन ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद लाइबिलिटीज की हम बात करें तो वो है 20,000 रुपए। क्यों 20,000 रुपए, क्योंकि आपने उधार पे सामान जो है 20,000 का खरीदा है। उसके बाद देखो, आपने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो बैंक अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो पैसा है, बाकी का जो पैसा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैश हो जाएगा। और बाकी का पैसा हमारा कितना, 20,000 रुपए के स्टॉक भी तो है हमारे, 20,000 रुपए का हमने यहाँ पर स्टॉक भी खरीदा है। उसके बाद बाकी का जो पैसा बचा है वो कितना बचा है, 40,000 रुपीज। तो ये हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन बन गई। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैपिटल होगी हमारी 50,000 रुपए की, लाइबिलिटीज होगी हमारी ये 20,000 रुपए की, कैश होगी 40,000 रुपीज की, स्टॉक होगा 20,000 रुपीज का, और बैंक अकाउंट होगा हमारा 10,000 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ लीस्ट प्रिविलेज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो लीस्ट प्रिविलेज का क्या मतलब होता है। पहला, गिव यूजर्स एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो यूजर्स हैं उनको हम बाय डिफॉल्ट सभी रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड कर दें, या फिर रिस्ट्रिक्ट यूजर्स टू ओनली व्हाट इज नेसेसरी, यानी कि हम कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करें जिस इंफॉर्मेशन की यहाँ पर जरूरत हो। ग्रांटिंग administrator privilege to all users या फिर allow unrestricted access to sensitive data। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। लिस्ट प्रिविलेज का मतलब कि हमें कम से कम एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करना है और सिर्फ वही एक्सेस प्रोवाइड करना है जिसकी यहाँ पर जरूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस इन डेप्थ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर हम डिफेंस इन डेप्थ की बात करें तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर इसका क्या मतलब होता है। पहला, relying on single security control for protection, यानी कि हम एक सिंगल सिक्योरिटी कंट्रोल पर रिलाई कर रहे हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए अपने इंफॉर्मेशन को। या फिर इंप्लीमेंटिंग मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, या फिर हमें क्या करना है, मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना है। डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट, या फिर अलाउइंग अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब हम मल्टीपल लेयर्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर, तो वो हमारा डिफेंस इन डेप्थ जो है वो कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं तो मान के चलो, आप जब एटीएम में पैसे विड्रॉ करवाते हो, ठीक है, अब एटीएम से पैसे विड्रॉ करवाते हो तो आपको देखो पहले अपना कार्ड देना पड़ता है, फिर जो है
आपको कोड भी यहाँ पर डालना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो क्या हुआ कि उसने पहले आपकी कार्ड की आइडेंटिफिकेशन की, फिर उसके बाद उसने आपकी आइडेंटिफिकेशन की। कई केसेस में ओटीपी भी यहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। जैसे आप पिन वगैरह चेंज करोगे तो ओटीपी वगैरह भी मांगा जाएगा। तो ये मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, ताकि अगर एक लेयर ब्रीच हो भी जाए तो बाकी लेयर्स उसको संभाल के रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, देखो जब कोई सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, जो भी पैसा बिजनेस में खुद लगाता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी एसेट्स होते हैं, उसके ऊपर ऑनरशिप उस अकेले पर्सन की होती है, तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कहलाता है, ठीक है। पहला देखो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्म ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसे सिर्फ एक पर्सन ही यहाँ पर ओन भी करता है, रन भी करता है। देयर इज अ लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनर एंड द फॉर्म। जो हमारी फॉर्म है और जो ऑनर है उसके बीच में लीगल डिस्टिंक्शन पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो ऑनर है फॉर्म है उसको एक ही माना जाता है। द बिजनेस ओनर इज रेफर्ड मच ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। जो बिजनेस का ओनर है उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट फेसेस लिमिटेशन ऑफ कैपिटल एज द रिसोर्सेज ऑफ द प्रॉपर्टी लिमिटेड। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो कैपिटल है वो काफी लिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही पर्सन यहाँ पर बिजनेस को चला रहा होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूड। जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसके फीचर्स यहाँ पर क्या क्या है। पहला देखो, इट्स द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। बिल्कुल करेक्ट है। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसको दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर यहाँ पर सेटअप करते हैं। उसके बाद देयर इज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन। जो पर्सन है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप का। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। देयर इज एग्रीमेंट टू कैरी ऑफ बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। ये जो एग्रीमेंट होता है वो इस तरीके से किया था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बिजनेस करके हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। एवरी पार्टनर हैज पार्टनरशिप हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनर है उसकी पार्टनरशिप फॉर्म के प्रति लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, पर चौथा फीचर नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि जब तक पार्टनरशिप फॉर्म अपना सारा पैसा पे नहीं कर देती है वो यहाँ पर पार्टनर से पैसा जो है वो मंगवाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड पीरियोडिकली सच एज एनुअली, सेमी एनुअली। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम पीरियोडिकली कैलकुलेट करते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं, सेमी एनुअली भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट उस समय अप्रूव हो चुका है दोनों पे कैलकुलेट किया था। तो बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज हायर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया था, इसीलिए जो वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम ही रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एएफएम के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईटीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।